नमस्कार, खास मुलाकात में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट लक्ष्मण राघव। आज हम रूबरू होंगे ऐसी शख्सियत से जो अपने लेखन के जरिए निराशा के अंधकार को दूर कर लोगों के दिलों में आशाओं के दीपक जला रहे हैं, जो न केवल सपने दिखा रहे हैं बल्कि उन सपनों को सच करने का हुनर भी सिखा रहे हैं। जी हां, आज हमारे साथ हैं प्रसिद्ध लेखक, समाजसेवी और ख्यातिनाम मोटिवेटर डॉक्टर राम नारायण बजाज। बजाज साहब, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। ईटीवी के देखने वाले दर्शकों के लिए मेरा हार्दिक नमस्कार है। बजाज साहब, आप एक इंजीनियर हैं। भवन, सड़कें और पुल बनाते बनाते आप कागजों के पुल बनाने लगे। आखिर कैसे शुरू हुआ ये सिलसिला और किस तरह की दिक्कतें शुरुआती दौर में आपको आई? मैं पिछले कई सालों से अनुभव कर रहा था कि समाज और देश में नवयुवकों के जो रास्ते हैं वो भटक रहे हैं। माँ बापों की शिक्षा में पैसा तो खर्च हो रहा है, लेकिन उनको शिक्षा का स्टैंडर्ड या तरीका उनका गलत और अलग ढंग से दिया हुआ था। उसको सुधारने के लिए मैंने ये कोशिश की पुस्तकों के माध्यम से कि इन किताबों की पुस्तकों को पढ़ने से उनको क्या लाभ मिल सकता है या क्या उनको सपने साकार हो सकते हैं। इसके लिए उनके लिए मैंने 3 किताबें लिखी है, जो तीनों के सब्जेक्ट ही डिफरेंट और अलग ढंग से पेश किए गए हैं। मेरी एक चौथी किताब भी मैं लिखने की सोच रहा हूँ, जिसका नाम ही परवरिश है। और परवरिश में ये मैं लिखने की चेष्टा करूँगा कि आखिर बच्चों की परवरिश का मेन तरीका क्या है, आखिर वो गलत रास्ते पे क्यों जा रहे हैं, उनको सही रास्ते पे लाने के लिए अपने को माँ बाप को शुरू से क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये बातें मैं उसमें उजागर करने की सोच रहा हूँ। हालांकि तीनों पुस्तकों में भी ये बातें मैंने जगह जगह लिखी हुई है और उनको लोगों को अनुसरण भी कर रहे हैं और काफ़ी लोगों को फायदा भी इसमें मिल रहा है। आपकी शिक्षा गाँव में हुई तो कितनी दिक्कतें आई, उतार चढ़ाव बहुत से रहे होंगे। आज क्या डॉक्टर राम नारायण बजाज और वो राम बजाज जो गांव की गली से निकलकर उस ग्रामीण स्कूल में पढ़ने जाता था, कितना फर्क पाते हैं? कैसे हुआ ये चेंज? स्कूल की शिक्षा का माध्यम सिर्फ गुरुजी की पाठशालाएं हुए करती थी और उन पाठशालाओं में भी मैं पढ़ा हूँ। और पढ़ने के बाद में मैंने महसूस किया, मेरे पिताजी ने महसूस किया कि ये इस शिक्षा का स्टैंडर्ड इन लोगों का गाँव का अच्छा नहीं है, तो उन्होंने अपनी तरफ से एक स्कूल बनाई। तो पहली शिक्षा मेरी उस स्कूल में चालू हुई और उसके बाद मैं शहर में मुझे इस स्कूल के लिए भेज दिया गया, जहाँ से मेरी शिक्षा हुई। और शिक्षा के देखते देखते मैंने यहाँ मेरे पिताजी ने महसूस किया कि आखिर इस शिक्षा में कुछ तकनीकी शिक्षा का ज्ञान इन बच्चों को दिलाएं तो शायद देश और परिवार और समाज के लिए बेहतर रहेगा। तो उसके बाद मुझे वहाँ पिलाने के लिए इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए भेजा गया, जहाँ मैं बिट्स पिलानी से पास करते हुए फिर बीकानेर राजस्थान में आ गया। आपकी पहली पुस्तक ऊंची उड़ान खासी लोकप्रिय रही। क्या यूएसपी है उसकी लोकप्रियता की, और क्या जब आप पुस्तक लिख रहे थे तब आप आश्वस्त थे कि इतनी सफल होगी ये किताब? जिस वक्त मैं पुस्तक लिख रहा था, मैंने आपको पहले बतलाया कि नवयुवकों का जो अंधकार का रास्ता है वो मैं बहुत परिवार में नज़दीकी से देख चुका था। मुझे पीड़ा होती थी कि आखिर ये बच्चे इतने गलत रास्ते पे क्यों जा रहे हैं, जो आज हम देख रहे हैं। चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है। नवयुवकों में हार्डली मुश्किल से 1 या 2% सही रास्ते पे निकलते हैं और वो अपनी कामयाबी प्राप्त करते हैं। बाकी बच्चे लोगों की शिक्षा का माध्यम, माँ बाप इतने उनके तरीके या मेथड गलत हैं कि उनको शिक्षा के दिलाने के बाद में भी आखिर ज़िंदगी में वो गरीब रह जाते हैं और मरते दम तक वो गरीब भी रहते हैं। उस कारण से मेरे मन में पीड़ा हुई और इन किताबों को माध्यम से इन लोगों को जताना चाह कि कोई भी आदमी कितना भी छोटा हो, कितना भी बड़ा हो, लेकिन अमीरी का रास्ता, शिक्षा का रास्ता, कामयाबी का रास्ता अपने हाथ में है और हाथ के कारण से अपने को आसानी से रास्ते मिल जाएंगे। सिर्फ काम, प्रयत्न, धैर्य, विश्वास, बड़ा विश्वास, छोटा विश्वास, सपनों का आकार छोटा, सपनों का आकार बड़ा, दृष्टिकोण छोटा, दृष्टिकोण बड़ा, ये सारी बातें उनमें इन किताबों में दी हुई है। उनके जरिए आज भी अगर आप कोई काम करता है तो मेरे ख्याल में उसको निश्चित रूप से सफलता मिलती है। और मुझे और मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को, सबका सफलता आपके सामने दिख रही है और आगे भी जारी रहेगी। डॉक्टर साहब, आपकी जो पुस्तक है वो टैक्सी और बस स्टैंड से लेकर एयरपोर्ट तक है, तो ये दर्शक भी जानना चाहेंगे कि क्या आखिर इस किताब में है कि निम्न वर्ग से लेकर और जो उच्च क्लास का, उच्च वर्ग का जो आदमी है वो भी इसे पढ़ रहा है, तो इसके बारे में जरा बताइए। ऊंची उड़ान एक कामयाबी जो पुस्तक है, उसमें मैं ये समझ रहा हूँ और मेरे जानकारी में है
कि एक छोटे से छोटे आदमी पे क्या बीतती है, उसके सपने कैसे टूटते हैं, उसके सपने कैसे संवरते हैं, उसमें नाकामयाबी मिलने के कारण क्या है, आदमी सोचता क्या है, वो कुछ चाहता है, उसकी प्लानिंग में कहाँ गड़बड़ है, योजना वो ढंग से क्यों नहीं बनाता है। इस कारण से इतनी पुस्तक पढ़ने के बाद उसको ये पीड़ा हो जाती है कि ये घटनाएं तो जिंदगी में मेरे घटी हुई थी, अगर ये पुस्तक मैं पहले पढ़ लेता तो शायद मेरे को कुछ उपाय नए सूझ जाते। लेकिन काफ़ी लोगों को मेरे बातचीत में, मुझे प्रशंसक, मुझे लिखित में, लोगों के इंटरव्यू, लोगों के टेलीफोन ये मिलते रहते हैं कि काश ये मुझे ये पुस्तक पहले मिल जाती, ऊंची उड़ान एक कामयाबी अगर मैं पहले पढ़ लेता तो शायद मैं दुनिया में कुछ बन जाता, मिल जाता मुझे। लेकिन काफ़ी लोगों को पुस्तक लेट मिलने के कारण से या मेरे लेट लेखन के कारण से ये लोगों को लेट मिली, और लेकिन जिसके हाथ में चली गई वो वास्तव में मुझे मैं कहना नहीं चाहिए कि मुझे इस ढंग से प्रशंसा, इस ढंग से लोगों ने बना दिया है, इस ढंग से मेरा व्यू पैदा कर दिया है कि कुछ लोग तो यहाँ तक कि लोग मुझे पूजा करते हैं जिसको मैं रोकता हूँ उनको। मेरे पास ऐसे टेलीफोन आए कि आपकी फोटो की पूजा कर रहा हूँ, मैंने उनको मना किया है कि भाई मैं भगवान तो नहीं हूँ, आदमी हूँ जीता जागता, आपके सामने हूँ। इस पुस्तक को एक भी लाइन कहीं फॉलो कर लो, एक भी लाइन कोई आदमी, तो मेरे ख्याल में काफ़ी कुछ मिल सकता है उसको। खैर देरी की कोई बात नहीं है, जब जागो तब सवेरा वाली बात है। लेकिन यदि हम भारत की बात करें खास तौर पर, तो ग्रामीण भारत जो है वहाँ मोटिवेशनल राइटिंग को आज भी बहुत ज़्यादा जगह नहीं है, खासतौर ग्रामीण युवा इसको फॉलो नहीं करता। जबकि हैरानी की बात है कि यदि हम इतिहास को उठाएं तो विवेकानंद शायद सबसे बड़े मोटिवेटर पूरे विश्व में भी देखें तो माने जाते हैं। तो आखिर क्या वजह है, जबकि पश्चिमी देशों की यदि हम बात करें, स्वेट मॉडर्न है वहाँ पर, डेल कार्नेगी है, ऐसे बड़े नाम हैं, तो क्या मानते हैं ग्रामीण भारत तक क्यों ये मोटिवेशनल राइटिंग नहीं जा पाई? इसका मुख्य कारण जो है अनपढ़ता है अपने लोगों में। गांव में अभी भी लोग अशिक्षित नहीं है। इस नई शिक्षा के कारण से लोगों के पास किताबें मिलती नहीं हैं। कुछ लोगों को किताबों की जानकारी नहीं है, कुछ लोगों को ये भी नहीं है कि इन किताबों पढ़ने से उनको कितना फ़ायदा हो सकता है। लेकिन धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कि इन किताबों को काफ़ी लोग पढ़ रहे हैं, काफ़ी लोग आजमाइश कर रहे हैं, कुछ उसको फॉलो भी कर रहे हैं और उनको फ़ायदा भी हो रहा है। मुलाकात का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहाँ रुकते हैं हम एक ब्रेक के लिए, आप कहीं जाइएगा नहीं। Raffles University, under the aegis of Gomber Education Foundation, preparing the leaders, managers and entrepreneurs of tomorrow with unique features and world-class infrastructure. Hostels for boys and girls. Admission open in engineering, management, law and science. Contact or visit www.rafflesuniversity.edu.in. टिकट नहीं मिला यार, ऑल टिकट सोल्ड आउट। हे प्रभु सुन, टिकट नहीं यार। गाइस फोन पे टिकट। किसका? मेरा। कभी सोचा है लास्ट मिनट रॉक शो टिकट्स मिल गए तो कैसे हम रॉक स्टार बन जाते हैं? मुंबई से भेजी पहली सैलरी लखनऊ में पापा की चेस्ट का साइज कर देती है 36 से 40। एक छोटी सी घंटी और विंडो शॉपिंग बन गया शॉपिंग। इस शहर में जेब तो कट सकती है भाई, थैंक गॉड नाक नहीं। वो कहते हैं ना कि राइट टाइम पे पैसे पल को और कीमती बना देते हैं। इसीलिए एयरटेल मनी, अब जब चाहो जहां चाहो जिसे चाहो पैसे भेजो फोन से। एयरटेल मनी, बात सिर्फ पैसों की नहीं है। चूरू जिले की तारानगर पंचायत समिति के पुनराज ग्राम पंचायत का जगदीश, उसकी पत्नी गुड्डी और उनके बच्चे मकान पक्का नहीं होने के कारण होने वाली परेशानियों से खासे परेशान थे। मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना में जो ही इन्हें मकान निर्माण के लिए सहायता का स्वीकृति पत्र मिला, इनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। स्वीकृति मिलते ही गुड्डी और जगदीश ने खुद ही मेहनत कर मकान बनाने का काम शुरू कर दिया। जगदीश का कहना है कि मकान तो वे काफी समय से बनाना चाह रहे थे, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण मकान शुरू करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। ऐसे में सरकार ने हमारा हौसला बढ़ाया और मकान के लिए 45,000 रुपए की सहायता स्वीकृत कर हमारी मदद की है। झोंपड़ा कच्चे साल थी, दिक्कत बरसात की पूरी होती और पाड़ा की प्रॉब्लम होती और सब प्रॉब्लम गुजरा भी ज्यादा प्रॉब्लम भी 22,000 रुपया तो पहले मिल गया और 20,000 रुपया और आ गया और
2,500 रुपया और बाकी है। इसमें मकान हो गया, पक्का मकान हो गया, कुछ नहीं। हमारे झोंपड़ा के लिए, जगह के लिए पक्का मकान बना दिया मुख्यमंत्री जी। बहुत बहुत घना धन्यवाद। मुख्यमंत्री ग्रामीण BPL आवास योजना न केवल जगदीश जैसे कई ग्रामीण परिवारों के सपने सच करने में मददगार साबित हो रही है, बल्कि उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने में भी मददगार साबित हो रही है। श्री भवानी निकेतन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, जयपुर। बदल रहा है सब कुछ, बदल रही हैं खबरें। बदलते जयपुर के साथ बदल रहा है पिंक सिटी भी। 16 जुलाई से एक नए समय पर। कैसी होती है जानी पहचानी हस्तियों की निजी जिंदगी। सियासी, फिल्मी और सामाजिक हस्तियों के कैसे होते हैं शौक। किन लम्हों से मिलती है खुशी, कब होते हैं दुखी, क्या खुद के लिए भी वक्त निकाल पाते हैं ये। मशहूर हस्तियों के अनछुए पहलुओं से कराएंगे आपको रूबरू। दूसरा पहलू में हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 9:30 बजे। बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खास मुलाकात में हम बात कर रहे हैं आज डॉक्टर रामनारायण बजाज से। बजाज साहब, अपन बात कर रहे थे निरक्षरता को लेकर, कम लिटरेसी रेट को लेकर, ये तमाम चीजें दिखाई दे रही हैं। आखिर ये तस्वीर बदलनी भी तो होगी, कैसे बदलेगी ये तस्वीर? इसको लेकर भी कोई खाका आपके जहन में है? देखिए, अपनी सरकार और परिवार लोग चाहे कितना भी गरीब हो, अब हर आदमी के दिमाग में ये एक बात तो आई गई है कि पढ़ाना तो पड़ेगा ही। पढ़ाने के बगैर में देश की उन्नति, समाज की उन्नति, परिवार की उन्नति संभव नहीं है। तो साक्षरता बढ़ रही है, बच्चों में जागरूकता आ रही है। अपने देख रहे हैं कि दूसरे जेंडर में भी लड़कियां भी अभी बहुत कुछ बढ़ रही है और वो काफ़ी आगे आ रही है। लड़कों से बहुत ज़्यादा उनको शिक्षा मिलने लग गई है, वो शिक्षा के तो जागरूक हो गए। पहले जो अपना जेंडर था, जो लड़कियों का था, वो साक्षरता कम थी, अब वो बराबर पढ़ रही है। चीजें बदल रही हैं, आप ये मानते हैं। भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा बना हुआ है इन दिनों, अन्ना हजारे, रामदेव। तो आप करप्शन को लेकर क्या सोचते हैं? अन्ना हजारे और रामदेव जो कर रहे हैं, जो मुहिम चला रहे हैं, उसमें अपने आप को साथ खड़ा पाते हैं, या ये कैसे मिटेगा भ्रष्टाचार? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि अपने भारत देश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, दिनों दिन बढ़ रहा है। मन में मेरी भी आत्मा दुख रही है कि आखिर ये भ्रष्टाचार कब खत्म होगा। सरकारें इनकी तरफ गहराई से ध्यान नहीं दे रही है। कुछ सरकारें इसके लिए कर रही है, लेकिन सार्थक उपाय नहीं होने के कारण से भ्रष्टाचार लो लेवल से हाई लेवल तक पहुंच गया है। अन्ना हजारे इस मामले में कर रहे हैं। सरकार को भी इसका सहयोग करके कुछ न कुछ इसकी समस्या हल करनी चाहिए। कुछ स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करके नए नियम बनाने चाहिए, जिससे कि भ्रष्टाचार कम हो। और अगर भ्रष्टाचार कम होगा तो जब ये अभी 8% की ग्रोथ की बात कर रहे हैं, 6 की बात कर रहे हैं, वो ग्रोथ निश्चित रूप से इस भ्रष्टाचार के लिए बाधक है और वो आगे बढ़ेगी। और आगे बढ़ने के लिए भ्रष्टाचार की सीमा का तो कम करना ही पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है। आपकी जो पुस्तक है ऊंची उड़ान, उसमें भी आपने नैतिकता पर बहुत जोर दिया है। और एक आपकी जो पुस्तक के कोट्स और थॉट्स हैं, वो बहुत आसपास के लगते हैं, बहुत जाने पहचाने लगते हैं। भले ये कोट है कि आदमी ठोकर खाकर ही ठाकुर बनता है, और बहुत सारे ऐसे कोट्स हैं जो बहुत ऐसा लगता है कि डायलेक्ट लैंग्वेज में इस्तेमाल हुए हैं। तो ये जो समीपता है, ये आखिर क्या कारण है? इन सब उदाहरणों को ही जो सहेजा है आपने, इसके पीछे क्या सोच रही है आपकी? देखिए, मेरा जन्म गाँव से हुआ है। गांव से आदमी हर जगह ठोकर खा के बड़ा होता है जी। तो मैंने वहाँ ठोकरें खाई है, जितने समस्याएं देखी है, वो मैंने निजी रूप में डालने की चेष्टा करके मेरे साथ ये सारी घटनाएं हो चुकी है। उसको लोगों को समझाने के लिए मैंने इस ढंग से परिभाषित किया है कि लोग को कि याद रह जाए कि भाई दृष्टिकोण ही आदमी को छोटा और बड़ा बनाता है। अगर किसी का दृष्टिकोण बड़ा है
तो बड़ा रहेगा, छोटा दृष्टिकोण है वो छोटा आदमी रहेगा। तो आदमी को बड़ा बनने के लिए बड़े दृष्टिकोण की हर जगह आवश्यकता पड़ती है। ये बात मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ। आपने भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए, खासतौर पर जो कोचिंग्स है उनको लेकर आपने टिप्पणी की है कि कोचिंग का काला बाजार है। आपकी पुस्तक एक इम्तिहान एक परीक्षा में इस बात का आपने जिक्र किया है। तो कैसे देखते हैं इस चीज को कि कोचिंग वाकई काला बाजार बन गया है, क्या कैसे सुधार हो? मैंने अपनी पुस्तक एक इम्तिहान एक परीक्षा डिकोडिंग 80/100 मार्क्स में ये स्पष्ट लिखा है कि कोचिंग का काला बाजार के बजाय घर में अगर अच्छे ढंग से पढ़ा जाए और कम से कम पढ़ा जाए। देखिए मेरी किताब में एक बात जोर से बार लिखी हुई है कि डिकोडिंग 80/100 मार्क्स मिनिमम आदमी के किसी के भी आ सकता है। उसका पढ़ाई का तरीका क्या है, पढ़ाई किस ढंग से कर रहा है। देखिए आज की तारीख में मैं जब आपके सामने ये इंटरव्यू दे रहा हूँ, मेरे 2 बच्चों के एग्जामिनेशन के आज रिजल्ट आए हैं। MA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वो पोजीशन उसने लाया है। एक दूसरे लड़के ने दिए MA पब्लिक पॉलिटिकल साइंस, उसकी भी आज पोजीशन आई है। आखिर क्यों? ये तरीका है, उसमें मैंने डिकोडिंग 80/100 में सब लोगों को बता चुके हैं। वो गोल्ड मेडलिस्ट है। एक बच्चा तो LLB पिछले साल में गंगा सिंह यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडल लाया है। आखिर ये राज क्या है? मैं बताते मेरे दिल में पीड़ा होती है कि ये कोचिंग की संस्थाएं टाइम वेस्ट का है, पैसा वेस्ट घर वालों का है और दूसरी जगह जाके पढ़ के, लेकिन इसका रिजल्ट अचीवमेंट लोगों को नहीं मिल रहा है। इस किताब के माध्यम से लोगों को मैंने ये बताने की, समझाने की चेष्टा की है। चेष्टा ही नहीं, मैंने साबित कर दिया है जी, साबित प्रूफ कर दिया है कि इस किताब को पढ़ने के बाद में लोगों के मैक्सिमम 80 मार्क्स आने ही पड़ेंगे, कम पढ़ के, बिना ट्यूशन करके। ये मैं बार बार कहता हूँ कि ट्यूशन और कोचिंग क्लास कोई उसका पैमाना नहीं है, कोई किसी का पैमाना नहीं है। घर में बच्चों को अच्छे ढंग से या खुद को उस अपना रास्ता अच्छे ढंग से बता दें तो मेरे ख्याल में ऐसा जैसा भी कोचिंग वाले आपसे नाराज हो जाएंगे, जिनके इतने बड़े इंस्टीट्यूट्स चल रहे हैं और जितना पैसा उनके पास आ रहा है, उनकी नाराजगी आपको झेलनी पड़ेगी। लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, आपने कोचिंग्स के खिलाफ बात कही, कोचिंग्स पे बहुत सारे सवाल आपने खड़े किए, लेकिन जो मेरे पास जानकारी है, हमने सुना है कि आप खुद एक निजी विश्वविद्यालय खोलने जा रहे हैं। तो ये कहीं दोहराव नहीं है कि व्यक्तित्व में? बिल्कुल दोहराव नहीं है। मैं इस एजुकेशन सिस्टम में जो कि ये कोचिंग के माध्यम से बच्चों को रटाने की चेष्टा करते हैं या छोटे बच्चों का बड़ा बैग रखते हैं, उस बैग को मैं हटाने के लिए राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार को लिख चुका हूं। मैं सिब्बल साहब से मेरी वार्तालाप हो चुकी है और उस वार्तालाप के बाद आप ये देखिए कि 2 साल पहले मैंने लिखा था तो उन्होंने अपने ग्रेड अभी से ही हटा दिए 10th और 12th में। उनका मेन कारण है कि मैंने उनको लिखा कि ये ग्रेड सिस्टम जो है बच्चों के लिए वो तनाव भरे है। ये तो विश्वविद्यालय किस तरह का होगा, क्या रूपरेखा आपके मन में है? मेरे मन में ये है कि जिस ढंग से मेरे बच्चों को मुझे मेरे पिताजी ने एक अच्छी क्वालिफिकेशन, एक अच्छी शिक्षा दी है, तो मेरा ये रहेगा कि ग्लोबल स्टैंडर्ड का एक यूनिवर्सिटी, एक विश्वविद्यालय बीकानेर में हो, जिसमें आसपास के बच्चे, आसपास के बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़े और यहीं उनको शिक्षा मिल जाए और बेटर क्वालिटी की मिल जाए। ये हमारा प्रयत्न रहेगा और अंतिम प्रयास तक मेरा यही प्रयत्न रहेगा कि यहाँ का स्टैंडर्ड भी एक नेशनल स्टैंडर्ड का बन जाए, तो मैं उसको अपना आपको कुछ नसीब समझूंगा। मुलाकात का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहाँ रुकते हैं हम एक ब्रेक के लिए, आप कहीं जाइएगा नहीं। ये है प्रेम कुमार जी का घर। बिजली विभाग की रेड पड़ने से पहले पंखे, एसी, लाइट्स सबका इस्तेमाल जमकर करते थे। बिजली की उन्हें चिंता नहीं थी क्योंकि वो बिजली चोरी करते थे। और अब ये है प्रेम कुमार जी का वो ही घर। बिजली विभाग की रेड पड़ने के बाद और तो और यहाँ उनसे कोई प्रेम से भी नहीं बोलता। ओफो, इस बिजली का कुछ करते क्यों नहीं? श्री भवानी निकेतन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, जयपुर। होले होले धीमे धीमे मिट्टी बोले माटी बोले, गीत बोने थे तुम्हें बो दिए क्यों लाल शोले। होले होले धीमे धीमे मिट्टी बोले माटी बोले। विश्वामित्र इंडिया परिवार हर कदम विश्वास के साथ।
अपडेट, खबरों का नया और अनूठा शो जिसमें हम आपको दिखाएंगे दुनिया की अहम खबरें और करेंगे उनका विश्लेषण। जानेंगे दुनिया की अहम घटनाओं का भारत पर क्या होगा असर, दिखाएंगे ग्लैमर जगत का हाल और तेज खबरों में देखेंगे क्या कुछ हुआ पूरी दुनिया में बीते एक हफ्ते के दौरान। तो देखना ना भूलें दुनिया अपडेट हर रविवार शाम 6 बजे ETV के सभी हिंदी चैनलों पर। विभिन्न भाषाओं का देश भारत, जहां के हर प्रांत से जुड़ा है देश का सबसे बड़ा टेलीविजन नेटवर्क ETV। 12 चैनल, विभिन्न भाषाएं, 24 घंटे न्यूज, मनोरंजन और एजुकेशनल प्रोग्राम। ETV, संपूर्ण भारत का अपना नेटवर्क। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। बजाज साहब, बात हो रही थी आपके सपनों की। आप लोगों को सपने दिखा रहे हैं, उनको सच करने का हुनर बता रहे हैं। आपके भी कुछ सपने होंगे जिन्हें आप चाहते हैं मूर्त रूप लें वो सपने। देखिए लक्ष्मण जी, मैं ये समझता हूँ कि मेरी जिंदगी के जो मैंने सोचा, जो मेरे सपने थे, चाहे उस वक्त के छोटे ही हों, आज के बड़े सपने हैं, वो मैं मूर्त रूप उसको दूंगा ही और दे ही रहा हूँ। लेकिन छोटे सपने करीब करीब मेरे पूरे हो गए। जो कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें वो मेरे पास है। मैं ये समझ रहा हूँ कि जो क्वालिफिकेशन मुझे मिल गई है या जो मैंने ले लिए या प्राप्त कर लिए, वो आम आदमी नहीं, हिंदुस्तान में इक्के दुक्के आदमी को भी नहीं मिलेगी। इसका मुख्य कारण क्या है कि मैं ये बता दूं कि मैं बेसिक, मेरी फंडामेंटल जो बेसिक शिक्षा है वो इंजीनियरिंग की है, साइंस ग्रेजुएट हूँ। लेकिन मैंने MA पब्लिक एडमिशन कर रखा है, मैंने MCOM मैनेजमेंट कर रखा है, मैंने पब्लिक एड कर रखा है, मैंने इंटीरियर डेकोरेटर कर रखा है, मैं स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग हूँ, मैं वैल्यूअर हूँ। मैं ऐसी कोई ब्रांच मेरे ख्याल में जिंदगी में नहीं है जिसका विशेषज्ञ मैं नहीं हूँ। किसी भी ब्रांच की ले लीजिए, मैं विशेषज्ञ उसका हूँ। लेकिन अपनी सेखी मारने पर से पहले लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि किसी का भी बैकग्राउंड, कोई एकेडमिक बैकग्राउंड में कोई ये ज़रूरी नहीं है कि साइंस ही हो तो वो इंजीनियर बनेगा। देखिए, साइंस होते हुए मैंने MCOM में पोजीशन लाया हूँ, पब्लिक एड में मैं फर्स्ट क्लास रहा हूँ, इकोनॉमिक्स में मैं फर्स्ट क्लास रहा हूँ। इसका कारण क्या है? इसका एक ही कारण है कि बेसिक शिक्षा, फंडामेंटल शिक्षा कोई भी आदमी ले लेता है, गहन शिक्षा ले लेता है, फंडामेंटल उसके किसी के क्लियर हैं, तो ऐसा दुनिया में कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसमें वो पास आउट नहीं हुए या उसकी जानकारी नहीं है या उसको ज्ञान नहीं है। बुनियादी शिक्षा महत्वपूर्ण है, आपका कहना ये है। लेकिन अभी भी अगर हम देखें पूरे देश की, यदि हम बात करें, आंकड़ों पर जाएं, परीक्षा के दिनों में तनाव, आत्महत्याएं की घटनाएं, तो ये तमाम चीजें आज भी घट रही हैं, जबकि इतना मोटिवेशनल जो है राइटिंग शुरू हो गया है। तो ऐसा क्या है, क्या इस शिक्षा पद्धति में दोष है? उन दोष को दूर कैसे करें? शिक्षा पद्धति में दोष नहीं, पढ़ाने वालों का दोष है। मेरा मानना है कि पढ़ाने वालों का दोष है। देखिए, आपके सामने है, मेरे शिक्षा या मेरे बच्चों की शिक्षा में कोई मेंटल टेंशन नहीं है। वो अपना धंधा कर रहे हैं। आपको ये जानकर होके बड़े आश्चर्य होगा कि ये पिछले 10 साल से सारे ये बिजनेसमैन है जिनकी मैं बात बता रहा हूँ, वो पोजीशन होल्डर आए हैं। वो रेगुलर स्टूडेंट नहीं है। वो बाहर जाते हैं, एक्सपोर्ट का धंधा करते हैं, इम्पोर्ट का धंधा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो पोजीशन होल्डर है। उनका बेसिक में फंडामेंटल जो मैंने डिकोडिंग बाई 80/100 मार्क्स में दिया है, वो ये है कि आदमी को प्रैक्टिकल ज्ञान ले लें तो उसके बाद में उसको किसी भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिकल मीन्स थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल मीन्स प्रैक्टिकल। एक आदमी एक बार आपने हाथ से प्रैक्टिकल कर ले तो थ्योरेटिकल का ज्ञान हो जाता है और कोई भी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट बन सकता है। आरक्षण को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या हमारे एजुकेशन सिस्टम पर कितना प्रभाव इस आरक्षण का पड़ा है? जारी रखा जा रहा है इसको लगातार, कैसे देखते हैं? आपकी राय क्या है? देखिए, संविधान, हिंदुस्तान में संविधान जिस आधार पे बना है उस संविधान को मानते हुए मैं भी उसके साथ हूँ कि आखिर ये जो लो तबके के आदमी है उनको शिक्षा कहाँ मिलती है, उनके पास पैसा कहाँ है पढ़ने। लेकिन संविधान में 10 साल के लिए व्यवस्था हुई, फिर 20 साल हो गया, लगातार बढ़ रहा है। ये सरकार की तरफ से ये प्रयत्न नहीं हुए उन 10 सालों में, इसलिए हम आगे बढ़ा रहे हैं और आगे बढ़ना भी चाहिए कि आखिर उनको शिक्षा कौन देगा। इतनी गरीबी देश में, तो गरीब के लोग पढ़ने कहाँ जाएंगे? सरकार प्रयत्न कर रही है, उनका अच्छा प्रयत्न कर रही है और हम भी हमारे विश्वविद्यालय में जो हम खोलने जा रहे हैं उसमें ये कोशिश रहेगी कि गरीब तबकों को स्पेशल उनको कोई रियायतें मिले और हम रियायतें देंगे।
हमारा जो अहम मुख्य जो विश्वविद्यालय का है वो नो प्रॉफिट नो लॉस पे है, चैरिटी है। कृपया ध्यान दें कि हमारा इस तरफ कोई बिजनेस का इरादा नहीं है, चूंकि उच्च शिक्षा हम लोगों ने पाई है और उच्च शिक्षा हम लोगों को देना चाह रहे हैं, तो उसके लिए एक ही माध्यम है कि हमारे विश्वविद्यालय में भी लोग गरीब तबके के पढ़े, उनको मुफ्त में शिक्षा देवें, उनको सहायता करें और इस देश का और राज्य का और शहर का और हम लोगों का नाम उसमें रोशन हो, हमारी ये इच्छा है। निश्चित तौर पर आरक्षण का फायदा बहुत हद तक पहुंचा है, लेकिन क्या अभी भी आपको लगता है कि गांव ढाणी में बैठा उस गरीब वर्ग के पास जो दूसरी कास्ट का भी है और उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है, तो उसकी शिक्षा उस ढंग से हो पा रही है जैसा उम्मीद कर रहे थे कि आजाद भारत में जो तस्वीर बनेगी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं मिल रहा है। ये सरकार और योजनाओं की कमी के कारण से लो तबकों को रिलीफ नहीं मिल रही है। लक्ष्मण जी, इसमें रिलीफ के लिए सरकार को फिर अलग ढंग से मेहनत करनी पड़ेगी। 50 साल हो गए, 50 साल से ज़्यादा ही हो गए, लेकिन इसकी तरफ, शिक्षा की तरफ, गरीब तबकों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अफसोस की बात है, शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपके यदि हम बात करें, आपके पॉलिटिकल कनेक्शंस बहुत सुर्खियों में रहते हैं। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक के जो राजनेता हैं, कद्दावर राजनेता हैं, उनसे आपके रिलेशन है, लेकिन कांग्रेसियों की लिस्ट इसमें थोड़ी लंबी है। तो क्या आप सक्रिय राजनीति में कभी आएंगे? देखिए, सक्रिय राजनीति के लिए मुझे बार बार लोगों ने कहा, लेकिन सक्रिय राजनीति का माहौल जो आज देखते हैं, और मेरी किताबों में भी यही बात है, उस कारण से मुझे पीड़ा होती है कि सक्रिय राजनीति में जहाँ थोड़ा भ्रष्टाचार का बोलबाला है, उस भ्रष्टाचार के बोलबाले में जहाँ मैं नैतिक शिक्षा की बात कर रहा हूँ, लोगों को नैतिक शिक्षा दे रहा हूँ, तो वो नैतिक शिक्षा को किनारे रख के अगर पॉलिटिक्स में आना चाहता हूँ तो आ जाऊँ। और इस कारण से इस पॉलिटिक्स में मैं आना नहीं चाहता कि नैतिक शिक्षा का अभाव के कारण से, ये नैतिक शिक्षा की कमी लोगों के कारण से मैं अपने आप को इस सांचे में डाल नहीं पाऊंगा, इसलिए आने के लिए सोच भी नहीं रहा। पर वजह से अभी तो नकारात्मक दृष्टिकोण हो गया, माहौल खराब है, तो अच्छे लोग आएंगे तो ही तो माहौल बदलेगा, तो ही तो माहौल अच्छा होगा। ये बिल्कुल आपका सही है, नकारात्मक सोच नहीं है, लेकिन इस एक आदमी इतने बड़े समाज में क्या कर सकता है? वैसे करने के लिए एक समाज, आप बहुत कुछ किया आपने किया है, लेकिन भ्रष्टाचार को मिटाना एक आदमी के बस का नहीं है। भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा तब तक मामला बड़ा गंभीर है। तो आपको मौका मिला तो आप राजनीति में आने की सोच सकते हैं, आएंगे? फिलहाल तो विचार नहीं है, सक्रिय राजनीति में आने का कारण नहीं है, लेकिन मैं राजनेताओं को, आपको जानकारी होगी, बड़ी प्रसन्नता होगी कि इस बात में लोगों को, और मेरे आर्टिकल और मेरे पेपर्स इन नेताओं को जाते रहते हैं, और वो इस मामले में सीरियस व्यू लेके भी उस पर काम कर रहे हैं, और काफ़ी कुछ काम हुआ है। मैंने प्राइम मिनिस्टर तक को लिखे हैं, मैंने प्रेसिडेंट तक तो लिखे हैं, वापिस जवाब भी आए, इस और काफ़ी कदम उठा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये भी एक सक्रिय राजनीति का पार्ट है, जिसके कारण से लोग मुझे, इतने लोग बाहर से, चाहे साउथ के हो चाहे नॉर्थ के हो, इस किताब के माध्यम से, मेरी एडवाइस के माध्यम से, उनके पॉलिटिकल कैरियर को मैं संवारना, आपको जानकारी होगी काफ़ी कुछ मेरे पास अपना पॉलिटिकल कैरियर संवारने के लिए भी आते हैं कि मुझे अपने पॉलिटिकल एरिया में क्या करना चाहिए, और मैं उनको एडवाइस करता हूं और वो एडवाइस को फॉलो करते हैं। बजाज साहब, युवा इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ईटीवी राजस्थान के जरिए आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ईटीवी राजस्थान के जरिए मैं युवाओं को एक संदेश स्पष्ट रूप से देना चाहूँगा कि वो अगर अपने जीवन में बेहतर टाइम मैनेजमेंट का इंतजाम कर लें, बेहतर योजना बना लें, योजना का क्रियान्वयन कर लें दृढ़ विश्वास के साथ, तो वो ऐसा कोई समय नहीं है कि उसको कामयाबी के शिखर पे पहुंचा सकते हैं। तो ये थी आज की खास मुलाकात। अगले हफ्ते फिर होगी किसी खास से बात। तब तक के लिए आपके दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार। देख रहे हैं ईटीवी राजस्थान।
सिनेमा के सुनहरे जमाने की बात करते हैं तो कानों में कोमल मधुर आवाजें और संगीत गूंजने लगता है जो दिल को गहराइयों से छू लेता है। यूं तो उस दौर को इस कदर यादगार बनाने में बहुत से लोगों का योगदान है, मगर जाहिर तौर पर ज्यादातर क्रेडिट सिंगर्स या म्यूजिक डायरेक्टर्स को दिया जाता है। इसी